हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से कमेंट करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें क्लास को। तो चलिए आप सब शेयर कर दीजिए। तभी इसी के साथ मैं आपको एक शानदार सी मोटिवेशन शायरी सुना देती हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी तक लाइक नहीं करिए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मूंगफली में पैगिंग की अवस्था कितने दिन बाद आती है? आपका पहला क्वेश्चन है कि मूंगफली में पैगिंग की अवस्था कितने दिन बाद आती है। जो मूंगफली में जो सुइयाँ बनती है उस वाली स्टेज को अपन पैगिंग की स्टेज बोल रहे, तो आपको ये बताना ये है कि ये कितने दिन बाद होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 दिन में, ऑप्शन नंबर बी 25 से 30 दिन में, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45 दिन में और ऑप्शन नंबर डी 50 से 55 दिन में। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं कि राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। तो चलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो पैगिंग बढ़ने की प्रोसेस होती है, जो पैगिंग की जो प्रोसेस होती है वो 50 से 55 दिन के अंडर में होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ना का पुष्प कर्म क्या कहलाता है? आपको बताना है कि शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस को अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एरो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ओपन पेनिकल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों और ऑप्शन नंबर डी स्पाइक। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन क्या होता है, क्या कहते हैं उसको हम। जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरो और ओपन पेनिकल। जो शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको अपन एरो भी कह सकते हैं और उसको अपन ओपन पेनिकल भी कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दलहनी फसलों का राजा किसको बोला जाता है? आपको किंग बताना है लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स का। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का किंग किसको बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर बी मूंग, ऑप्शन नंबर सी उड़द और ऑप्शन नंबर डी है मोठ। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं कि दलहनी फसलों का राजा कौन होता है, किसको बोलते हैं दलहनी फसलों का राजा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। दलहनी फसलों का राजा किसको बोला जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए चना। चना जो होता है वो किंग कहलाता है लेग्यूमिनस क्रॉप्स का। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादन कहाँ पर होता है? आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्यूमीन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए जालोर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। आपको हाईएस्ट क्यूमीन का प्रोडक्शन बताना है राजस्थान में। कमेंट करें स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी कमेंट करें विच ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बाड़मेर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो क्यूमीन का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में वो अपने बाड़मेर के अंदर में होता है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोटा अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। आपको बताना है कि कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन में राजस्थान को कौन सी पोजीशन हासिल है, राजस्थान किस पोजीशन से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड और ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ। आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन है, पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन या चौथी पोजीशन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान किस पोजीशन पर है मोटे अनाज के प्रोडक्शन में, कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन में, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या स्थान है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान पहले नंबर पे आता है मोटे अनाज के प्रोडक्शन के अंदर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निपिंग क्रिया किससे संबंधित है। आपको बताना निपिंग एक प्रोसेस होती है और ये किससे संबंधित है, किस फसल से बिलोंग करती है ये। भाई निपिंग किस में करते हैं अपन, आपने निपिंग के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करिए कि निपिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मूंग, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी उड़द और ऑप्शन नंबर डी है कपास। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, आखिर कौन सी क्रॉप है जिससे निपिंग रिलेटेड है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन फसल की हाईएस्ट प्रोडक्शन लेने के लिए उसकी जो टॉप ब्रांचेज होती है 10 to 15 सेंटीमीटर उनको तोड़ देते हैं अपन फ्लोवरिंग टाइम से पहले, उस टाइम पे अपन उनको तोड़ देते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोवरिंग हो, ज़्यादा ब्रांचेज निकले, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। तो चलिए मैं इसको आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, चने के अंदर निपिंग की प्रोसेस करी जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पडलिंग क्रिया का संबंध किस फसल से है। अब आपको बताना कि पडलिंग जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है। जल्दी से कमेंट करके बताइए पडलिंग किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए जौ से, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी कपास और ऑप्शन नंबर डी है धान। पडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है बताएं। पैगिंग नहीं पूछा है आपसे, पडलिंग पूछा है। पैगिंग ग्राउंडनट में होती है, अब आपको पडलिंग का बताना है कि पडलिंग किससे रिलेटेड है। तो चलिए मैं इसका आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, पडलिंग जो है वो धान से रिलेटेड होती है। पडलिंग में अपन बेसिकली क्या करते हैं, पडलिंग इसलिए करते हैं ताकि अपनी जो सोइल है उसमें एरोशन अच्छा हो जाए, वीड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, इन सब के लिए अपन पडलिंग की प्रोसेस करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान की फसल में पडलिंग करी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोदित गांव है, उसके द्वारा गोदित किया हुआ गांव कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मंडोर, ऑप्शन नंबर बी बालोत्रा, ऑप्शन नंबर सी लूणी और ऑप्शन नंबर डी है फलोदी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोदित गांव आखिर है कौन सा। तो चलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, जो लूणी गांव है वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोदित है। चलिए इसी के साथ शुरू बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मूंगफली में पॉपिंग की समस्या का कारण है। पॉपिंग की समस्या किसके कारण होती है। मूंगफली में पॉपिंग हो जाती है। पॉपिंग में बेसिकली होता है क्या, मूंगफली में दाने नहीं पड़ते, वो खोखली रह जाती है, होलो रह जाती है, वो उसके अंदर दाने नहीं बढ़ पाते। तो आपको बताना ही है कि वो होता किस वजह से है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की कमी से और ऑप्शन नंबर डी सल्फर की कमी से। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। देखिए आप देख सकते हैं जो मूंगफली है ये खोखली हो चुकी है, इसके अंदर दाने नहीं बने हैं तो बहुत ही माइनर से सीड्स इसके अंदर बने हुए आपको दिख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि किसकी कमी की वजह से हो जाता है। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली में जो पॉपिंग की समस्या होती है ये कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से उसके अंदर दाने नहीं बन पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गर्डल बीटल किस फसल का मुख्य कीट है। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर डी है अरहर। आपको बताना है कि गर्डल बीटल किस फसल का मुख्य कीट है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4,
एंटार्क्टिक 5। तो चलिए मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। गर्डल बीटल है, ये मैन इंसेक्ट होता है सोयाबीन की क्रॉप का। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गेहूं की सिंचाई हेतु उपयुक्त विधि है। आपको बताना है कि गेहूं के अंदर कौन सी इरिगेशन की बेस्ट मेथड है। ऑप्शन नंबर ए बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी फवारा विधि, ऑप्शन नंबर सी क्यारी विधि और ऑप्शन नंबर डी है थाला विधि। जल्दी से कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए बी सी की डी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबने बेसिकली देखा भी होगा। सब अगर आप लोगों ने फील्ड में कभी देखा हो अपने फील्ड में, तो बेसिकली अगर तुमने ध्यान से अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो तुमको आंसर आता होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि गेहूं में आखिर कौन से सिंचाई की उपयुक्त विधि है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्यारी विधि, जो ये बेस्ट मेथड होता है इरिगेशन का गेहूं के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड को ना छोटी छोटी बेड्स के अंदर, इसके जब शोविंग करते हैं छोटी छोटी बेड्स के अंदर शोविंग करी जाती है। आप देख सकते हैं ये वाला फील्ड आपको बेड्स में डिवाइडेड सा दिख रहा होगा। तो ये जो क्यारी विधि होती है ना, ये बेस्ट मेथड होता है। इसको अपन चेक बेसिन मेथड भी बोल सकते हैं, फिर चौकदार प्रणाली भी इसको कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इक्रिसेट किस प्रकार का संगठन है। आपको बताना है कि इक्रिसेट एक संगठन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये किस प्रकार का है। ए ऑप्शन नंबर ए है राज्य स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय और ऑप्शन नंबर डी है स्वायत्त। जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पहले भी एक बार मैं बता चुकी हूँ और सर ने भी काफ़ी बार बताया है इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इक्रिसेट किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी या डी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इक्रिसेट, चलो मैं ही आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। इक्रिसेट जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इक्रिसेट की फुल फॉर्म होती है, अगर किसी को फुल फॉर्म आ रही है तो कमेंट में जल्दी से कमेंट करें। इक्रिसेट की फुल फॉर्म क्या है, ये तो मैंने बता दी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर अगर आपको फुल फॉर्म आ रही है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं बता देती हूँ। इक्रिसेट है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स। ये इक्रिसेट की जो है फुल फॉर्म है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। सुनहरा चावल को विकसित किया था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है एक राइस की वैरायटी है, इसको विकसित किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जीएस खुश ने, ऑप्शन नंबर बी इग्नो पॉट्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी शिमका ब्लाश ने और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुनहरा चावल को विकसित करने वाले कौन थे। तब तक मैं आपको सुनहरा चावल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। बेसिकली क्या सुनहरा चावल जो है ना, ये गोल्डन राइस, जिसको इंग्लिश में जिसको अपन गोल्डन राइस कहते हैं, ये राइस की एक वेराइटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की गई है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से दूर हो जाती है अगर अपन रेगुलर यूज़ में गोल्डन राइस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की गई वैरायटी है। अब आपको बताना ये है कि कौन से साइंटिस्ट ने की थी। चलिए मैं इसका आपको राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है इग्नो पॉट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे वो इग्नो पॉट्रिक थे। नंबर 14। मक्का में नर व मादा पुष्प भाग कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए टेसल, ऑप्शन नंबर बी सिल्क, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपको बताना है कि मेज के अंदर अपन नर को तो क्या बोलते हैं और मादा को क्या बोलते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर भाग कौन से होते हैं वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए क्या इसका राइट ऑप्शन है। चलिए मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्क और टेसल। टेसल जो है वो अपन मेल पार्ट को बोलते हैं और सिल्क जो है वो अपन फीमेल फ्लावर को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि मक्का का जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी करनाल और ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। जल्दी से कमेंट करिए कि राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लुधियाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। लुधियाना पे मक्का अनुसंधान निदेशालय लुधियाना में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बैंगन की रेड टूनिंग फसल हेतु उपयुक्त किस्म है। आपको कौन सी किस्म है जो रेड टूनिंग के लिए उपयुक्त है वो बताना है, वो भी बैंगन की बतानी है। ऑप्शन नंबर ए पंत सम्राट, ऑप्शन नंबर बी पंत ऋतुराज, ऑप्शन नंबर सी हिसार जामुनी और ऑप्शन नंबर डी है पूसा पर्पल लौंग। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बैंगन की रेड टूनिंग के लिए कौन सी फसल है उपयुक्त फसल है। तो आइए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हिसार जामुनी जो है ये बैंगन की रेड टूनिंग के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है, उपयुक्त किस्म मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सी किस्म पालक की है, आपको बताना है कि पालक की किस्म कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए जोबनेर ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी अर्का हरित और ऑप्शन नंबर डी है अर्ली ग्रेनो। जल्दी से कमेंट करके बताइए जो स्पिंच होता है, जो पालक होता है, ये उसकी किस्म कौन सी है इन चारों में से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। तो चलिए मैं इसका आपको राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जोबनेर ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। पालक की जो किस्म है वो जोबनेर ग्रीन है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोल्टिंग नामक कायिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लहसुन, ऑप्शन नंबर बी प्याज, ऑप्शन नंबर सी करेला और ऑप्शन नंबर डी है कटहल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बोल्टिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये किससे रिलेटेड होता है, ए बी सी या डी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो बोल्टिंग का एक विकार होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, ये प्याज से रिलेटेड होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्वीट पोटैटो पौधे का कौन सा भाग है। आपको बताना है कि जो स्वीट पोटैटो जो शक्करकंद जो अपना होता है, जो अपन खाने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, बेसिकली ये किससे रिलेटेड होता है, मतलब पौधे का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्तियाँ और ऑप्शन नंबर डी है नोब। देखिए दोस्तों इस फोटो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये शक्करकंद है। अब आपको बताना ही है कि ये कौन से पार्ट से अटैच्ड होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है ये। जल्दी से कमेंट करें कि स्वीट पोटैटो पौधे का कौन सा भाग होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 2.5 किलोग्राम। आपको बताना है मेरी गोल्ड की पर हेक्टेयर में सीड रेट कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आपको मैरीगोल्ड की प्रति हेक्टेयर में बीज दर बतानी है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोग्राम अपन सीड रेट रखते हैं मैरीगोल्ड की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गुलाब की कांटे रहित किस्म कौन सी है। आपको कांटे रहित किस्म बतानी है गुलाब की। ऑप्शन नंबर ए सुपरस्टार, ऑप्शन नंबर बी सुचित्रा, ऑप्शन नंबर सी सांबा और ऑप्शन नंबर डी है तुषार। भाई बड़े ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नाम हैं, पर आपको बताना है कि ये किस्मों के नाम है सारे दो बच्चों। आपको बताना है ये कांटे रहित किस्म कौन सी। ये सारी गुलाब की किस्में हैं जिसमें से एक इनमें से कांटे रहित किस्म है, तो आपको वही बताना है कि कांटे रहित किस्म आखिर है कौन सी, ए बी सी या डी। कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। चलिए मैं बता देती हूँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सुचित्रा। सुचित्रा जो है ये गुलाब की कांटे रहित किस्म मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। टमाटर सॉस को परिरक्षित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आपको जब अपन टमेटो सॉस को प्रिजर्व करते हैं तो उसके अंदर अपन एक केमिकल का यूज़ करते हैं। आपको वही केमिकल बताना है, वही प्रिजर्वेटिव बताना है कि अपन कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करें कि विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी।
चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है ये टोमेटो सॉस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राजस्थान में पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। आपको बताना है कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी खेमरी धौलपुर और ऑप्शन नंबर डी बस्सी जयपुर। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दें। राजस्थान में पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित कहाँ है, ए बी सी या डी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सवाई माधोपुर। राजस्थान में जो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाई माधोपुर में सिचुएटेड है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पपीता के बाग में मादा व नर पौधों का अनुपात रखा जाता है। मेल फीमेल का रेशियो बताना है आपको पपीता के बाग में। ऑप्शन नंबर ए 1:10, ऑप्शन नंबर बी 10:1, ऑप्शन नंबर सी 5:5 और ऑप्शन नंबर डी 1:1। ध्यान से आंसर दीजिएगा। आपसे पहले मादा पूछा है तो ध्यान में रख के बताइएगा कि कौन सा रेशियो है, ए बी सी या डी। चलिए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10:1 रखा जाता है। 10 रेशियो अपन फीमेल का रखते हैं और 1 रेशियो अपन मेल का रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है। सबसे मीठी वाली वैरायटी आपको बतानी है आम की। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है चौसा, ऑप्शन नंबर सी है अल्फांसो और ऑप्शन नंबर डी है जेवियर। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई सबसे मीठी कौन सी। आम तो आपने बहुत खाए होंगे, अभी गर्मियों का सीजन भी आ गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे मीठा वाला आम कौन सा है। चलिए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20। सबसे जो मीठी किस्म मानी जाती है वो चौसा मानी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास का। फूलगोभी में ब्राउनिंग नामक कायिक विकार का कारण। आपको ब्राउनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके बारे में बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोरस की कमी, ऑप्शन नंबर सी है पोटाश की कमी और ऑप्शन नंबर डी है बोरोन की कमी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फूलगोभी में ब्राउनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। देखो बच्चों दो चीज़ें होती है, एक ब्राउनिंग होता है, एक बटनिंग होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बटनिंग में गोभी जो है वो बटन की जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है और ब्राउनिंग में है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो आपको बताना है कि ब्राउनिंग और बटनिंग किसकी वजह से होता है। यहाँ पे आपको ब्राउनिंग का बताना है। तो चलिए मैं आपकी इस दुविधा को दूर करते हुए इसका आंसर बता ही देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। फूलगोभी में ब्राउनिंग डिसऑर्डर जो होता है ये बोरोन की कमी की वजह से हो जाता है और जो बटनिंग होता है वो नाइट्रोजन की कमी से हो जाता है। आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिख रहा होगा एक जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये बटनिंग की है, इसमें गोभी जो एकदम बटन के जैसे स्ट्रक्चर हो गई है और सेकंड वाली जो पिक्चर है वो उसमें उसके अंदर ब्राउनिंग हो चुका है, उसके अंदर भूरे भूरे धब्बे से बन चुके हैं, गोभी जो है वाइट से भूरी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। केला का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। आपको इन्फ्लोरेसेंस बतानी है बनाना की। ऑप्शन नंबर ए सॉलिटरी, ऑप्शन नंबर बी पेनिकल, ऑप्शन नंबर सी फेसिकल और ऑप्शन नंबर डी है स्पैडिक्स। जल्दी से कमेंट करके बताएगी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना क्या कहलाता है, ए बी सी या डी। चलिए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। केले का जो पुष्पक्रम है वो स्पैडिक्स कहलाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। आपको बताना है कि हाईएस्ट विटामिन ए किस फ्रूट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी खजूर और ऑप्शन नंबर डी है नींबू। जल्दी से कमेंट करिए कि विटामिन ए हाईएस्ट किस में पाया जा रहा है, किस फ्रूट में पाया जाता है। कमेंट करिए स्टूडेंट्स, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। हाईएस्ट जो विटामिन ए पाया जाता है वो आम के अंदर पाया जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। रसोई की रानी किस सब्जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए लहसुन, ऑप्शन नंबर बी प्याज, ऑप्शन नंबर सी हल्दी और ऑप्शन नंबर डी है भिंडी। भाई कौन सी सब्जी है जो रसोई पे राज करके बैठी है रानी की तरह।
हर जगह ही टपक पड़ती है, हर जगह ही काम आती है भाई। कौन सी है जो रानी की तरह राज कर रही है? लहसुन है, प्याज है, हल्दी है या फिर भिंडी है? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए आपकी इस दुविधा को भी मैं दूर कर देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो प्याज है ना भाई, वो रसोई की रानी है, हर सब्जी में आ जाती है। आप अपनी मम्मी लोग से पूछ के देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए वो सही बता पाते हैं कि नहीं। रसोई की जो रानी है ना, प्याज को बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। काशी लालिमा एक उन्नत किस्म है। आपको बताना है कि काशी लालिमा किसकी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए ओकरा यानी कि लेडी फिंगर यानी कि अपने भिंडी। ऑप्शन नंबर बी धनिया। ऑप्शन नंबर सी टमाटर। और ऑप्शन नंबर डी है मिर्च। जल्दी से कमेंट करिए कि काशी लालिमा किसके किस्म है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, काशी लालिमा जो है ये ओकरा की वैरायटी है, भिंडी की किस्म है। ये बेसिकली क्या है, आप ये देख सकते हैं काशी लालिमा है ना, ये रेड कलर की भिंडी, ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा निकाली गई है। और ये रेड कलर की होती है बेसिकली। अगर अपन इसका रेगुलर यूज़ करते हैं ना काशी लालिमा वैरायटी का, इस वैरायटी की भिंडी अगर अपन रेगुलर यूज़ में कर रहे हैं तो कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ जैसे जो बीमारियां होती है ना, उनका खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नंबर 31, दूध की वसा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दूध के अंदर जो फैट होती है उसका मेज़रमेंट अपन किस मेथड द्वारा या फिर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कर रहे हैं, आपको वो बताना। ऑप्शन नंबर ए है बिटायरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन यानी कि कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बेसिकली सबको आ ही रहा होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता ही देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिटायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बिटायरोमीटर के द्वारा अपन दूध की वसा का मापन इजीली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बिटायरोमीटर इस तरह का होता है। इस पे ये मेजरमेंट्स लगे हुए हैं, 0 से 8 तक आपको दिख ही रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एफएमडी रोग का कारक है। आपको कारक बताना है। एफएमडी फूड एंड माउथ जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी कवक यानी कि फंजाई। ऑप्शन नंबर सी विषाणु यानी कि वायरस। एंड ऑप्शन नंबर डी है शैवाल यानी कि एल्गी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से एफएमडी डिजीज़ फैलता है, एफएमडी डिजीज़ होता है। खुरपका मुँह पका जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं आपकी दुविधा को दूर करते हुए इसका सही ऑप्शन बताती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि विषाणु। वायरस की 7 स्पीसीज़ होती है जिसके कारण से एफएमडी डिजीज़ होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। गाय की किस नस्ल में के दूध सर्वाधिक मीठा होता है? आपको बताना है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका सबसे मीठा दूध होता है। ऑप्शन नंबर ए है गिर। ऑप्शन नंबर बी है राठी। ऑप्शन नंबर सी है देवनी। और ऑप्शन नंबर डी है साहिवाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर्वाधिक मीठा जो दूध होता है वो किस नस्ल का होता है। कौन सी गाय की नस्ल है जिसका सबसे मीठा दूध होता है? तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। साहिवाल जो गाय है उसका दूध बहुत ही मीठा होता है। सबसे मीठा दूध जो माना जाता है वो साहिवाल का ही माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भैंस की त्रिभुजाकार नस्ल का नाम है। ट्रायंगुलर शेप की भैंस की कौन सी नस्ल होती है जिसमें भैंस जो है वो ट्रायंगुलर शेप की दिखती है? अगर आप दूर से देखोगे तो आपको सर ट्रायंगल शेप में नजर आएगी, वो त्रिभुजाकार की लगेगी। ऑप्शन नंबर ए है मुर्रा। ऑप्शन नंबर बी है बदावरी। ऑप्शन नंबर सी है जाफराबादी। एंड ऑप्शन नंबर डी है नीली रावी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो त्रिभुजाकार की दिख रही है, ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि बदावरी। बदावरी जो है वो भैंस की त्रिभुजा आकार की नस्ल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वनस्पति का शत्रु यानी कि डबल एटीएम किस पशु को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गाय। ऑप्शन नंबर बी है भैंस। ऑप्शन नंबर सी है भेड़। ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो आपको बताना है कि जो वनस्पति का शत्रु है, जो इनेमी है वेजिटेशन का, जिसको अपन डबल एटीएम जिसका दूसरा नाम है, तो वो किस पशु को बोला जाता है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
तो चलिए आपकी इस दुविधा को मैं दूर करते हुए इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो बकरी है वो वनस्पति का शत्रु कहलाती है, डबल एटीएम कहलाती है, चलती फिरती डेयरी भी इसका एक तीसरा नाम है। ये भी अपन बकरी को बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपको पता है कि एक नंबर 31, दूध की वसा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दूध के अंदर जो फैट होती है उसका मेज़रमेंट अपन किस मेथड द्वारा या फिर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कर रहे हैं आपको वो बताना। ऑप्शन नंबर ए है बिटायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कि कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बेसिकली सबको आ ही रहा होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता ही देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिटायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बिटायरोमीटर के द्वारा अपन दूध की वसा का मापन इजीली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बिटायरोमीटर इस तरह का होता है, इस पे ये मेजरमेंट्स लगे हुए हैं 0 से 8 तक आपको दिख ही रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एफएमडी रोग का कारक है। आपको कारक बताना है। एफएमडी फूड एंड माउथ जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी कवक यानी कि फंजाई, ऑप्शन नंबर सी विषाणु यानी कि वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी है शैवाल यानी कि एल्गी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से एफएमडी डिजीज़ फैलता है, एफएमडी डिजीज़ होता है। खुरपका मुँह पका जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं आपकी दुविधा को दूर करते हुए इसका सही ऑप्शन बताती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विषाणु। वायरस की 7 स्पीसीज़ होती है जिसके कारण से एफएमडी डिजीज़ होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। गाय की किस नस्ल में के दूध सर्वाधिक मीठा होता है? आपको बताना है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका सबसे मीठा दूध होता है। ऑप्शन नंबर ए है गिर, ऑप्शन नंबर बी है राठी, ऑप्शन नंबर सी है देवनी और ऑप्शन नंबर डी है साहिवाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर्वाधिक मीठा जो दूध होता है वो किस नस्ल का होता है। कौन सी गाय की नस्ल है जिसका सबसे मीठा दूध होता है? तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। साहिवाल जो गाय है उसका दूध बहुत ही मीठा होता है। सबसे मीठा दूध जो माना जाता है वो साहिवाल का ही माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भैंस की त्रिभुजाकार नस्ल का नाम है। ट्रायंगुलर शेप की भैंस की कौन सी नस्ल होती है जिसमें भैंस जो है वो ट्रायंगुलर शेप की दिखती है? अगर आप दूर से देखोगे तो आपको सर ट्रायंगल शेप में नजर आएगी, वो त्रिभुजाकार की लगेगी। ऑप्शन नंबर ए है मुर्रा, ऑप्शन नंबर बी है बदावरी, ऑप्शन नंबर सी है जाफराबादी एंड ऑप्शन नंबर डी है नीली रावी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो त्रिभुजाकार की दिख रही है, ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बदावरी। बदावरी जो है वो भैंस की त्रिभुजा आकार की नस्ल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वनस्पति का शत्रु यानी कि डबल एटीएम किस पशु को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी है भैंस, ऑप्शन नंबर सी है भेड़, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो आपको बताना है कि जो वनस्पति का शत्रु है, जो इनेमी है वेजिटेशन का, जिसको अपन डबल एटीएम जिसका दूसरा नाम है, तो वो किस पशु को बोला जाता है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो चलिए आपकी इस दुविधा को मैं दूर करते हुए इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो बकरी है वो वनस्पति का शत्रु कहलाती है, डबल एटीएम कहलाती है, चलती फिरती डेयरी भी इसका एक तीसरा नाम है। ये भी अपन बकरी को बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 36, 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम जो मिल्क की फैट है उससे आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी 12 किलो कैलोरी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 1 ग्राम मिल्क फैट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 kg
9 kg कैलोरी आपको 1 ग्राम दुग्ध वसा से मिलती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मुर्गियों की सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल है, सबसे ज़्यादा जो एग प्रोडक्शन होता है वो किस ब्रीड का होता है, आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर ए वाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन नंबर बी रोड आइलैंड रेड, ऑप्शन नंबर सी रेड कॉर्निश और ऑप्शन नंबर डी है कड़कनाथ। दोस्तों क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मेरे को कमेंट में यस और नो लिखिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर लीव करेगा, कमेंट ड्रॉप करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो चलिए जानते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है ए वाइट लेगहॉर्न। जो सफ़ेद लेगहॉर्न है ये सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन देने वाली मुर्गी है। 240 एग्स पर ईयर इसके अप्रोक्सीमेट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रोमंथी पशुओं में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मोलर टीथ, ऑप्शन नंबर बी है प्री मोलर टीथ, ऑप्शन नंबर सी है कैनाइन टीथ और ऑप्शन नंबर डी है इंसिजर टीथ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रोमंथी जो पशु होते हैं उसमें कौन से दांत नहीं पाए जा रहे हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। तो चलिए मैं इसका आपको राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कैनाइन टीथ है। ये रोमंथी पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? आपको बताना है जो मिल्क का वाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैसीन, ऑप्शन नंबर बी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक दूध का सफ़ेद रंग होता है, एक दूध का पीला रंग होता है। आपको यहाँ से सफ़ेद पूछा है। जल्दी से कमेंट करें, जिसको दोनों आता है वो दोनों बता सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? आपको इंसुलिन बताना है कि किस एनिमल के मिल्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भैंस, ऑप्शन नंबर बी है बकरी, ऑप्शन नंबर सी है ऊंट और ऑप्शन नंबर डी है गाय। तो आपको बताना है कि इंसुलिन किसके मिल्क में पाया जा रहा है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी है। ऊंट का जो दूध होता है ना, ऊँटनी का जो दूध होता है उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।